तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया का अध्ययन किया था। ग्लाइकोलाइसिस में हमने क्या बताया था कि ग्लूकोज का एक अणु कोशिका द्रव में रहकर विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की उपस्थिति में कोशिका द्रव में रह करके पायरुविक एसिड के 2 मोल्स बनाता है। पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है, ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, साथ साथ इसके अंदर NADH2 के 2 मोल्स बाहर निकलते हैं और 2 ATP अणु प्रॉफिट के रूप में निकलते हैं। इस क्रिया में मुक्त होने वाले जो NADH2 के 2 मोल्स हैं, ये ETS में प्रवेश कर 6 ATP का निर्माण करते हैं। इस प्रकार यदि अपन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया का अध्ययन करें तो O2 की उपस्थिति में ऑक्सीजन ऑक्सीश्वसन की अवस्था में यदि ग्लाइकोलाइसिस का अध्ययन करें तो वहां हमने टोटल 8 ATP अणु बनते हैं। यदि अपन अनॉक्सीश्वसन की क्रिया का अध्ययन करेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनने वाले जो 2 NADH2 हैं वो किण्वन क्रिया में भाग लेते हैं। तो किण्वन क्रिया में भाग ले जाने के कारण वहां पर 6 ATP का निर्माण नहीं होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि अनॉक्सीश्वसन की अवस्था में ग्लाइकोलाइसिस के दौरान एक ग्लूकोज के एक अणु से केवल 2 ATP ही बनते हैं, जबकि ऑक्सीश्वसन की अवस्था में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु के द्वारा 8 ATP अणुओं का निर्माण होता है। यहां देखिए हमने लिखा है कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में ग्लूकोज का एक अणु पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनाता है, साथ में NADH2 2 अणु मुक्त होते हैं जो ETS में प्रवेश करके 6 ATP बनाते हैं। साथ में यहाँ पर 2 ATP अणु नेट प्रॉफिट के रूप में होते हैं। यदि अपन ऑक्सीश्वसन की अवस्था में देखें तो ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा टोटल 8 ATP अणु बनेंगे। 8 कहां से आए? 2 नेट प्रॉफिट और प्लस 6 ATP, तो टोटल कितने हुए? 8 ATP का अणु का निर्माण होता है। अब यदि अपन देखें कि ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा बनने वाले जो पायरुविक एसिड है, इस पायरुविक एसिड का पूर्ण ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहां होता है? ठीक है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण की जो क्रिया है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में। क्यों होती है? क्योंकि ऑक्सीश्वसन की अवस्था में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जितने भी ऑक्सीकारी एंजाइम होते हैं वो सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में उपस्थित होते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। वो अपवाद क्या है कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वो एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर वॉल होती है, इनर लेयर होती है, अंतःझिल्ली जो होती है, उस अंतःझिल्ली से जुड़ा हुआ रहता है, संलग्न रहता है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि ऑक्सीश्वसन की अवस्था में भाग लेने वाला ऐसा कौन सा एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में न होकर के उसके अंतःझिल्ली से चिपका हुआ रहता है? कौन सा होता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पायरुविक अम्ल का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में होगा। और इस मैट्रिक भाग में क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जितने भी ऑक्सीकारी एंजाइम है वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एक ऐसा एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर लेयर पर जुड़ा हुआ रहता है। इसका एक्सेप्शन हुआ, अपवाद हुआ, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अब आप देखिए, जब पायरुविक एसिड का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया 2 स्टेपों में होती है। एक जिसमें आता है फॉर्मेशन, फर्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A और सेकंड आता है क्रेब्स चक्र की क्रियाएं। ठीक है, तो यहां देखिए कि पायरुविक अम्ल के जो 2 अणु है इसका माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में रहकर ही इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में विकार्बोक्सिलेशन और क्या होता है? डिहाइड्रोजिनेशन होता है। अर्थात यहां पर CO2 रिलीज होगी। यहां देखिए पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला होता है, जबकि जो एसिटाइल कोएंजाइम A है उसमें 2 कार्बन होते हैं। इसका मतलब यहां पर CO2 मुक्त होती है। ठीक है, साथ में आप ये देखेंगे यहाँ O2 की उपस्थिति में डिहाइड्रोजिनेशन होता है, अर्थात ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होगा तो H+ आयन निकलेंगे। वो जो H+ आयन है वो किसके रूप में निकलते हैं? NADH2 के द्वारा। तो यहाँ पर 2 मोल पायरुविक एसिड है तो 2 मोल क्या बनेंगे? एसिटाइल कोएंजाइम में। तो साथ साथ क्या निकलेगा? 2 मोल NADH2। और ये 2 मोल NADH2 है वो ETS में प्रवेश कर क्या बनाएंगे? 6 ATP। तो ध्यान रखना कि एसिटाइल कोएंजाइम के निर्माण के समय 6 ATP अणुओं का निर्माण होता है। राइट, अब आप देखें कि ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A है यहाँ पर 2 बनाए हमने। ठीक है, यदि अपन 1 से स्टार्ट करेंगे इसका मतलब जब क्रेब्स चक्र की क्रियाएं होती हैं तो पायरुविक एसिड 2 बार काम आता है, अर्थात 2 बार एसिटाइल कोएंजाइम A का निर्माण होगा और 2 बार क्रेब्स चक्र की क्रियाएं होंगी। ठीक है, तो यहां देखिए आप कि एसिटाइल कोएंजाइम A का पूर्ण ऑक्सीकरण मैट्रिक्स भाग में होगा,
इस मैट्रिक्स भाग में जब होता है तो इस मैट्रिक्स भाग में एक सर्किल के रूप में होता है, जबकि ग्लाइकोलाइसिस एक पथ था, तो यहां पर एक चक्र के रूप में होता है। उस चक्र को हैंस क्रैब ने समझाया था कबूतर की मांसपेशियों में, ठीक है, इसलिए उस चक्र का नाम रखा था क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल। इस क्रेब्स चक्र के अंदर अपन टोटल देखें तो इसके अंदर 10 स्टेप आते हैं। कितने आते हैं इसके अंदर? 10 स्टेप्स आते हैं। इन 10 स्टेप को कैसे याद रख सकते हैं? तो आप देखिए हमने साइड में लिखा हुआ है CCIO अल्फा SSFMO, CCIO अल्फा SSFMO फुल फॉर्म दिए हुए हैं। फर्स्ट सी का मतलब होता है सिट्रिक एसिड, जो कि 6 कार्बन होता है, 6 कार्बन वाला प्रोडक्ट है। सेकंड सी होता है सिस एकोनेटिक एसिड, ठीक है। आई का मतलब होता है आइसोसिट्रिक एसिड एंड ओ का मतलब होता है ऑक्जेलोसक्सेनिक अम्ल। ये जितने भी हैं सब के सब 6 कार्बन वाले थे। लेकिन इसके बाद जो आता है वो है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, जो कि 5 कार्बन वाला होता है। इसका मतलब यहां से ऑक्जेलोसक्सेनिक अम्ल से जैसे अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बनता है, यहां से CO2 का 1 मोल रिलीज हो जाता है, CO2 बाहर निकल जाती है। इसलिए 6 कार्बन के स्थान पर यहां 5 कार्बन वाला एक यौगिक बनता है। तो कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं कि क्रेब्स चक्र की संपूर्ण क्रियाविधि के दौरान बनने वाले 5 कार्बन युक्त प्रोडक्ट का नाम बताइए, और बनने वाला 5 कार्बन युक्त जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड होता है, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनेगा, यहां पर वापस बी कार्बोक्सिलीकरण की क्रिया होती है, जिससे CO2 पुनः रिलीज हो जाता है, और यहां पर बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब 4 कार्बन वाले होते हैं। एस सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, अगेन एस सक्सिनिक एसिड, एफ फ्यूमेरिक एसिड, एम मैलिक एसिड, और लास्ट ओ डबल ए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इस चक्र का एक अंतिम उत्पाद होता है जो एसिटाइल कोएंजाइम से जुड़कर पुनः इस क्रिया को दोहराता है, अर्थात सिट्रिक एसिड का निर्माण करता है, ठीक है। तो यहां पर एक बात ध्यान देने वाली बात है कि बनने वाला फर्स्ट सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड के निर्माण होने के कारण इस क्रेब्स चक्र को हम क्या बोल सकते हैं? CAC साइकिल के नाम से। CAC का मतलब होता है सिट्रिक एसिड चक्र साइकिल। इस बनने वाले फर्स्ट प्रोडक्ट के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं। कितने? 3 कार्बोक्सिलिक समूह, COOH ग्रुप जिसे आप जानते हैं। तो 3 कार्बोक्सिलिक समूह होने के कारण इस चक्र का नाम रख दिया हमने TCA चक्र, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र, राइट। सबसे पहले बताया था आपको हैंस क्रैब नामक जो वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक ने कबूतर की जो उड्डयन पेशियां होती है, मसल्स, जिसके माध्यम से वो काफी मजबूत पेशियां होती हैं, उन पेशियों में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को समझाया था, इसलिए इसको क्या बोल दिया था? क्रेब्स साइकिल बोल दिया। आप एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें ये जो 10 स्टेप हैं, इन 10 स्टेप के अंदर 4 ऐसे स्थान होते हैं जहां पर डिहाइड्रोजिनेशन की क्रिया होती है, अर्थात ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, ठीक है। जहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है वहां ऑक्सीजन यूज होती है और जल का अणु बाहर निकल जाता है। लिखा हुआ है जहां भी ये क्रिया होगी 4 स्थानों पर ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण के बाद जो H+ आयन निकलेंगे वो किसके रूप में निकलते हैं? NADH2 के रूप में मुक्त होते हैं, और NADH2 आगे ETS में एंट्री करके क्या बना देंगे? ऊर्जा, ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त कर देते हैं। तो इस तरीका से यहां पर जहां भी ये क्रिया होती है वहां ऑक्सीजन का उपयोग होता है और जल का अणु मुक्त होगा। अब आप एक क्वेश्चन और समझिए, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में बनने वाला जो पायरुविक एसिड है वो सीधा क्रेब्स चक्र में प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि क्रेब्स चक्र की क्रिया को प्रारंभ करने के लिए उसको एक माध्यमिक, एक मध्यम पदार्थ की, इंटरमीडिएट पदार्थ की आवश्यकता होती है, और वो इंटरमीडिएट पदार्थ कौन बनाता है? यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता, ठीक है ना। अतः एसिटाइल कोएंजाइम ए को हम ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के मध्य की योजक कड़ी कह सकते हैं, लिंक रिएक्शन कह सकते हैं, या प्रवेश द्वार अभिक्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया। अब आप ये देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा टोटल 8 ATP रिलीज हुए थे, ठीक है। जब ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाला पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण करता तो यहां पर टोटल 6 ATP बनते हैं, ठीक है। लेकिन जब एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स चक्र की क्रिया को पुनः दोहराता है तो एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से टोटल 12 ATP अणुओं का निर्माण होता है। लेकिन यहां पर 2 बार एसिटाइल कोएंजाइम ए से 2 बार क्या चलेगी? क्रेब्स चक्र की क्रिया, तो 2 बार क्रेब्स चक्र चलने के कारण 12 × 2 यानी कि 24, अर्थात 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए के अणुओं द्वारा टोटल 24 ATP बनते हैं।
तो हम ये इसकी एटीपी की काउंटिंग देख सकते हैं। ठीक है, एटीपी काउंट्स में क्या आएगा कि क्रेब्स चक्र के द्वारा 24, एसिटाइल कोएंजाइम के निर्माण के समय 6, टोटल कितना हुआ 30, प्लस ग्लाइकोलाइसिस के दौरान टोटल 8, कितना हुआ 38। तो हम देखते हैं ग्लूकोज के 1 मोल के द्वारा ऑक्सीजन की जब उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो टोटल 38 एटीपी का निर्माण होता है या 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, अब अपन ये देखते हैं कि इसकी क्रियाविधि को कैसे पढ़ा जाए। इसकी क्रियाविधि होती क्या है, उसमें कौन कौन से स्थानों पर ऑक्सीकरण होगा। एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण कि पायरुविक अम्ल के द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो पूर्ण ऑक्सीकरण की जो क्रिया है वो 2 स्टेपों में होती है, जिसमें सबसे पहले आता है एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में होता है। कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में। ठीक है, हमने यहाँ पर पायरुविक अम्ल का 1 मोल लिया हुआ है, जबकि ग्लाइकोलाइसिस की क्रियाविधि में पायरुविक अम्ल के कितने बनते हैं, 2 मोल बनते हैं। ठीक है, अतः एक बार एक पायरुविक अम्ल से क्रेब्स चक्र की क्रिया पूरी एक बार होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा बनने वाले जो 2 मोल पायरुविक अम्ल है तो टोटल क्रेब्स चक्र की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस जब एक बार होता है तो क्रेब्स चक्र की क्रिया 2 बार होती है, तब जाकर के 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट में एसिटाइल कोएंजाइम का जो निर्माण होता है ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में होती है, जहां पर पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज, कौन सा, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज जो कि एक कॉम्प्लेक्स होता है, संकुल होता है। ठीक है, साथ में इसके अंदर डिकार्बोक्सिलेज, इन दोनों एंजाइमों की उपस्थिति में साथ के अंदर यहाँ पर मैग्नीशियम Mg+2 एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अतः पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज और डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पर CO2 का 1 अणु मुक्त होगा। अतः जब पायरुविक अम्ल के अंदर 3 कार्बन होते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा एसिटाइल कोएंजाइम इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में CO2 का 1 अणु मुक्त हो जाता है। साथ में देखो पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है, इस एंजाइम की उपस्थिति में इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, H+ आयन बाहर निकलते हैं। ठीक है, जो H+ आयन रिलीज होते हैं उसे कौन ग्रहण करता है, NAD। ठीक है, NAD इस H+ आयन को ग्रहण करके अपचयित हो जाता है, किसमें, NADH2 में अपचयित हो जाता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि NADH2 का 1 मोल ETS में प्रवेश करता है तो कितने बनते हैं, 3 ATP बनते हैं। कितने बनते हैं, 3 ATP। ठीक है, अब आप देखिए साथ में इसके अंदर ऐड कौन होता है, कोएंजाइम A। कौन सा, कोएंजाइम A ऐड होता है, जिससे क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम A का 1 मोल बन जाता है। तो एक पायरुविक अम्ल के द्वारा एक एसिटाइल कोएंजाइम A का 1 अणु का निर्माण हो जाता है, जिसमें 2 कार्बन होता है, क्योंकि इसमें से डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में 1 CO2 बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब देखिए ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A है ये क्रेब्स चक्र की क्रियाओं में भाग लेता है। अतः आपको पहले बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया द्वारा बनने वाला जो पायरुविक एसिड है आगे चलकर के एक इंटरमीडिएटेड प्रोडक्ट में चेंज होता है, जिसे एसिटाइल कोएंजाइम A कहते हैं, जो आगे चलकर ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स चक्र की क्रियाओं में भाग लेता है या स्टार्ट करता है। इसलिए इस एसिटाइल कोएंजाइम को हमने क्या नाम दिया था, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के मध्य की योजक कड़ी बोला था, लिंक रिएक्शन बोला था, प्रवेश द्वार अभिक्रिया के नाम से इसको जाना गया था। ठीक है, अब देखिए यहां से तो क्रेब्स चक्र में एंट्री कौन करता है, एसिटाइल कोएंजाइम A। ठीक है, यहां पर एसिटाइल कोएंजाइम A का 1 मोल से अपन शुरुआत करें। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि क्रेब्स चक्र की क्रिया के अंदर टोटल 10 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं, 10 में अपन यहां लिख सकते हैं CCIO अल्फा SSFMO, ये हमने आपको 10 नाम बताए थे। ठीक है, चाहो तो इन 10 नामों को आप अरेंज कर सकते हो इस सर्कल में, कितने, जिससे कि आपको मिस्टेक होने की संभावना कम से कम हो। तो आप इसको देखो, सिट्रिक एसिड, अगेन सिस एकोनेटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड, इस तरीके से आप इसको एक सर्कल में अरेंज कर सकते हो। अब देखिए कि एसिटाइल कोएंजाइम A जो कि एक 2 कार्बन वाला प्रोडक्ट है, ये इस चक्र के अंतिम प्रोडक्ट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, यहां देखिए लास्ट में क्या आएगा, OAA, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन वाला होता है,
ठीक है, ये 4 कार्बन युक्त OAA एसिटाइल कोएंजाइम ए से जुड़ता है। ठीक है, जुड़ेगा, क्या होगा, इसका संघनन होगा। इस संघनन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा होगा, सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम। अतः हम ये कह सकते हैं सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स चक्र के अंतिम उत्पाद OAA से मिलकर 6 कार्बन युक्त प्रथम स्थायी उत्पाद का निर्माण करता है, जिसे बोलते हैं सिट्रिक एसिड। ये 2 कार्बन 6 का 4 कार्बन, टोटल कितने कार्बन वाला प्रोडक्ट बना, 6 कार्बन वाला। क्या नाम था इसका, सिट्रिक एसिड। ये इसका फर्स्ट प्रोडक्ट होता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल, CAC। यहां तक क्लियर हुआ। इस CAC सिट्रिक एसिड के अंदर क्या बताया था आपको, 3 क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह, इसलिए इसका क्या नाम रख सकते हैं अपन, TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र। ठीक है, अब देखिए ये जो सिट्रिक एसिड 6 कार्बन वाला होता है, एक एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में डिहाइड्रेशन द्वारा, अर्थात जल को बाहर निकालकर डिहाइड्रेशन द्वारा सिस एकोनेटिक एसिड नामक अस्थायी मध्यवर्ती पदार्थ में चेंज हो जाता है। इस क्रिया में Fe+2 एक उत्प्रेरक के रूप में भाग लेगा। ये जो सिस एकोनेटिक एसिड अस्थायी है, ये तुरंत इसी एंजाइम की उपस्थिति में, कौन सा एकोनेटेज, इसी एंजाइम की उपस्थिति में पुनः जल योजन द्वारा, देखो जल एरो लगाया हुआ है इसमें, जल इसने वापस ग्रहण किया और एक स्थायी में चेंज हो गया, जिसका नाम क्या है, आइसोसिट्रिक एसिड, जो कि 6 कार्बन वाला प्रोडक्ट है। आपको ध्यान में रखना कि CCIO यहां तक जितने भी हैं 6 कार्बन वाले, अल्फा एक 5 कार्बन वाला प्रोडक्ट, और उसके नीचे के जितने भी हैं वो सब के सब 4 कार्बन वाले होता है। जैसे ही कार्बन कम होता है, इसका मतलब वहां पर कौन सी क्रिया होगी, विकार्बोक्सिलीकरण की, जिससे CO2 रिलीज हो सके। आइसोसिट्रिक एसिड बना। ये आइसोसिट्रिक एसिड का अब सबसे पहली बार इस क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण की क्रिया में हमेशा क्या काम आता है, H2 बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन ऐड होता है। यहां पर लिखा हुआ है ऑक्सीजन ऐड। ध्यान रखो यहां पर मैंने हाफ O2 लिखा हुआ। हाफ क्यों लिखा, क्योंकि हमने यहां पर एसिटाइल कोएंजाइम ए या पायरुविक अम्ल का 1 मोल लिया है। यदि अपन 2 मोल से स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मैं O2 लिखता। ठीक है, तो इसका सबसे पहली बार ऑक्सीकरण हुआ। मैंने आपको बताया था क्रेब्स चक्र की संपूर्ण क्रिया में 4 ऐसे स्थान आते हैं जहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, जहां पर पहली बार यहां हुआ है। इस क्रिया में जैसे ही H+ आयन निकलते हैं, H+ आयन अर्थात ऑक्सीकरण होता है, तुरंत NAD उसको ग्रहण करेंगे और किस में चेंज हो जाएगा, NADH2 में। ठीक है, और ये आइसोसिट्रिक एसिड ऑक्सीकृत होकर किस में चेंज हो जाता है, ऑक्जेलोसक्सेनिक अम्ल में। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए ये ऑक्जेलोसक्सेनिक अम्ल तक के जितने भी थे वो सब कितने कार्बन वाले थे, 6 कार्बन वाला। ठीक है, इसके बाद यहां पर बनने वाला प्रोडक्ट कितना आएगा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, जो कि 5 कार्बन होता है। इसका मतलब यहां पर एक CO2 बाहर निकलेगा। CO2 बाहर निकालना है तो कौन सी क्रिया होती है, विकार्बोक्सिलीकरण की। और विकार्बोक्सिलीकरण में कौन सा एंजाइम भाग लेगा, डीकार्बोक्सिलेज। अतः ऑक्जेलोसक्सेनिक अम्ल डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में 5 कार्बन युक्त एक CO2 का अणु त्यागेगा और 5 कार्बन युक्त पदार्थ का निर्माण करेगा, जिसको क्या बोलते हैं, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो संपूर्ण क्रेब्स चक्र के दौरान केवल एक ही उत्पाद ऐसा बनता है जो कि 5 कार्बन वाला होता है। ठीक है, अब आप आगे देखिए, 5 कार्बन के बाद जितने भी आपको यहां पर हैं वो कितने कार्बन वाले हैं, 4 कार्बन वाले प्रोडक्ट हैं। कितने कार्बन वाले, 4 कार्बन वाले प्रोडक्ट हैं। अतः यहां पर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से क्या बनेगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का जब निर्माण होता है तो यहां पर सबसे पहले डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, जिससे कि CO2 बाहर निकलेगा। तो 5 से कितने कार्बन आ गए, 4। ठीक है, साथ में इसके अंदर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका दोबारा क्या होगा, ऑक्सीकरण होता है। तो यहां भी क्या काम आएगी, ऑक्सीजन काम आती है। और ऑक्सीजन काम आएगी तो ऑक्सीकरण की क्रिया में क्या निकलेगा, NADH2 का 1 मोल निकलता है। ठीक है, साथ में यहां देखो कोएंजाइम ए दोबारा जुड़ा और किस में बदल गया, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के अंदर। जबकि यहां पे देखो संघनन की जब क्रिया हुई थी तो कोएंजाइम ए बाहर निकला था। ठीक है, यहां पर पुनः जुड़ गया और किस में बदल गया, 4 कार्बन युक्त पदार्थ, जिसका नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में यहां से ऊर्जा बाहर निकालेगा। उस ऊर्जा को कौन ग्रहण करेगा, उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट अणु के रूप में जो ऊर्जा निकल रही है उसे कौन ग्रहण करेगा, वो करेगा ग्वानिन ग्वानोसिन डाइफास्फेट। एक फास्फोरस जुड़ेगी तो क्या बन जाएगा, ग्वानोसिन ट्राइफास्फेट, और साथ में कोएंजाइम ए बाहर निकल जाता है।
ध्यान रखना जीटीपी और एटीपी दोनों समान है, जितनी ऊर्जा एटीपी के द्वारा मिलती है उतनी ऊर्जा जीटीपी के द्वारा मिलेगी। ठीक है, अब यहां देखेंगे जो सक्सेनिक अम्ल बना है वो 4 कार्बन वाला है, इसका पुनः क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, पुनः ऑक्सीजन काम आती है। एंजाइम आता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, कौन सा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसमें जो ऑक्सीकरण की क्रिया में जो H+ आयन निकलते हैं उसे यहां पर FAD ग्रहण करेगा और किस में बदल जाता है, FADS2 में। ठीक है, FAD की फुल फॉर्म हमने पहले बताई थी, फ्लैविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, अब देखिए आगे, ये जो फ्यूमेरिक एसिड बना, ये फ्यूमेरिक एसिड फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में डिहाइड्रेशन द्वारा अर्थात जल के अणु बाहर निकालकर बनाता मैलिक एसिड, किसमें बदल जाता है, ये मैलिक एसिड में बदल जाता है। ये मैलिक एसिड जो कि 4 कार्बन वाला है, इसका अब अंतिम बार क्या होगा, ऑक्सीकरण होता है। अतः मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पर ऑक्सीजन यूज होती है और ऑक्सीजन के बाद जल के अणु बाहर निकलते हैं और साथ में जब ऑक्सीकरण होता है तो निकलने वाले NADS2 वो NAD के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, किसमें बदल जाता है, NADS2 में, और इस प्रकार इसका अंतिम प्रोडक्ट बन जाता है OAA, मतलब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड पुनः इस एसिडाइल कोएंजाइम से जुड़कर इस चक्र को पुनः दोहराता है। तो यहां हमने जो में देखा 4 बार इसमें ऑक्सीकरण हुआ, सबसे पहले यहां हुआ, देन अगेन यहां पर हुआ, फिर इसके बाद फ्यूमेरिक एसिड के निर्माण के समय हुआ एंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के निर्माण के समय हुआ। तो इस प्रकार यहां पर 4 बार ऑक्सीकरण की क्रिया होती है जहां पर ऑक्सीजन यूज होती है और जल के अणु बाहर निकलते हैं। अब आप इसके अंदर एटीपी की टोटल काउंटिंग देख सकते हैं। ठीक है, कि एटीपी कितने निकली, तो देखिए हम यहां पर लिख देते हैं सेंटर में एटीपी पूल, क्या रख दिया हमने, एटीपी पूल। इस एटीपी पूल के अंदर अपन बात करें कि इस एसिटाइल कोएंजाइम के द्वारा टोटल कितनी ऊर्जा इसमें रिलीज होती है। तो देखिए कि एक NADS2 यहां हमने लिखा हुआ था, एक NADS2 के द्वारा जब ETS में पहुंचता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, 3 ATP होती है। ठीक है, तो यहां आप देखिए यहां पर एक NADS2 अणु निकला तो कितने आए, 3 ATP। इसके बाद एक यहां से आया, कितने आए, 3 ATP। उसके बाद एक यहां से आया, 1 ATP। अब देखिए एक FAD, जैसे NADS2 के एक अणु के द्वारा ETS में प्रवेश करने पर टोटल 3 ATP बनते हैं, उसी प्रकार एक FADS2 के द्वारा टोटल 2 ATP बनेंगे। तो यहां पर एक FADS2 के द्वारा 2 ATP एंड एक NADS2 द्वारा टोटल 3 ATP। इसकी आप टोटल काउंटिंग करें, इसकी आप टोटल काउंटिंग करें तो देखिए 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12 ATP। कितने आए, 12 ATP। अतः हम ये कह सकते हैं एसिटाइल कोएंजाइम के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से 12 ATP बनते हैं, जबकि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया द्वारा पायरुविक एसिड के 2 बने थे। पायरुविक एसिड 2 बने तो एसिटाइल कोएंजाइम में कितने बनेंगे, 2। अतः क्रिया कितनी बार दोहराएंगे, 2 बार। तो तब जाकर कितने होंगे, 24 ATP होता है। ठीक है, तो 24 ATP टोटल यहां आ जाएंगे। फिर एक बार ये बना तो 2 बार में कितने बनेंगे, 6। 24 और 6 कितने हुए, 30। और 8 ATP अणु हमने कहां देखे थे, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के दौरान। तो ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने बनते हैं, 38 ATP अणुओं का निर्माण होता है। आप इस ATP की काउंटिंग को अलग से और समझ सकते हैं कि कई बार एग्जाम में ATP काउंटिंग पूछ जाती है कि ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा है उस ऊर्जा की गणना कीजिए। तो आप ध्यान से देखो इसको, NADS2 कितने बने, 1, 2, 3। ठीक है, आप देखिए एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कई बार पूछा जाता है। देखिए ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के दौरान क्रिया में कितनी होती है, 8 ATP अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, इसी तरीका से एसिटाइल कोएंजाइम A के 2 मोल के निर्माण के समय कितने आते हैं, 6 ATP।
हम जानते हैं एसिटाइल कोएंजाइम का एक अणु जो संपूर्ण क्रेब्स चक्र की क्रिया को पूरा करता है तो 12 एटीपी होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से कितने मोल से स्टार्ट करें, 2 से, तो 12 के मतलब कितना आएगा, 2 बार चलेंगे तो टोटल 14। ठीक है, सॉरी 12 दूना 24 होते हैं। तो अब देखिए क्रेब्स चक्र की क्रिया में बनने वाला जो NADH2 है, ये NADH2 ETS में प्रवेश कर कितनी ऊर्जा देता, 3 एटीपी। यदि पायरुविक अम्ल का एसिटाइल कोएंजाइम के एक अणु से स्टार्ट करें तो 3 NADH2 बनते हैं। 2 से स्टार्ट करें तो कितने बनेंगे, 6। तो हम डायरेक्ट यहां लिखते हैं, अतः 6 मोल NADH2 द्वारा क्या होगा, 6 × 3 बराबर 18 एटीपी। ठीक है, इसी तरीका से 1 मोल FADH2 द्वारा ETS में प्रवेश करने पर कितना आएगा, 2 एटीपी। ठीक है, 2 एटीपी। अतः 2 मोल FADH2 द्वारा कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, टोटल 2 × 2 बराबर 4 एटीपी। हम ये जानते हैं NADH2 के 1 मोल के द्वारा 3 एटीपी बनते हैं ETS में प्रवेश करने पर, तो FADH2 के द्वारा केवल 2 एटीपी अणु बनते हैं, इसलिए टोटल 2 से कितने बनेंगे, 4। और लास्ट में आता है GTP के 2 मोल द्वारा, हम जानते हैं ATP GTP इक्वल होता है, तो कितना आएंगे, टोटल 2 एटीपी। ठीक है, अब देखिए इसका टोटल ऐड करते हैं, कितना आया, 8 6 14, 18 2 4 और 4, 18 2 20, 24, 18 4 22 और 2 24, 24 और 6 30 और 8 38। तो हम लिखें कि 1 मोल ग्लूकोज द्वारा, ग्लूकोज की पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। यदि आपको अलग से एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण पूछे तो कितना आएगा, टोटल 6 एटीपी। और यदि पूछे क्रेब्स चक्र की क्रिया में केवल ऊर्जा की उत्पत्ति कितनी होती है, 24 एटीपी होती है। यदि टोटल देखें कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के द्वारा कुल एक ग्लूकोज के द्वारा टोटल 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। तो ये क्रेब्स चक्र की जो क्रिया है एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आगे भी रेस्पिरेशन से संबंधित और वीडियो आएंगी, उनको आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा।